तो दृढ़ ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। दृढ़ ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है स्क्लेरीड, दूसरा है दृढ़ ऊतक तंतु। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? स्थायी ऊतक चल रहा है। और स्थायी ऊतक तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का है। पहला है सरल ऊतक, और दूसरा है दूसरा है जटिल ऊतक, और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। तो उसमें भी हम पहला पढ़ रहे हैं सरल ऊतक। तो इसमें भी दो प्रकार के सरल ऊतक हो चुके हैं। एक तो मृदु ऊतक हो गया है ना। और एक कौन सा हो गया है दूसरा? स्थूल कोण ऊतक। ठीक है। और तीसरा चल रहा है ये दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइना। तो इसमें लिखा है दृढ़ ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली है स्क्लेरिड और दूसरा है दृढ़ ऊतक तंतु। तो ये स्क्लेरिड क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। स्क्लेरिड या कटक कोशिका, इसका एक और नाम है कटक कोशिका भी बोलते हैं इसको। इसमें लिखा है ये छोटी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति अत्यंत मोटी होती है। ये कोशिकाएं तो छोटी होती हैं लेकिन इनकी भित्ति मोटी होती है, तथा इनके सिरे जो है नुकीले नहीं होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। ये भी देख लेते हैं। तो ये स्क्लेरिड या कटक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये रहा। अभी इसमें लिखा है ये चार पांच प्रकार की दिख रही हैं। तो चार पांच प्रकार की, पांच प्रकार की होती हैं कटक कोशिकाएं। कितने प्रकार की होती हैं? पांच प्रकार की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उसमें पहली है दृढ़ कोशिकाएं या ब्रेकी स्क्लेरिड या ग्रीड कोशिका। ठीक है। और दूसरी है दीर्घ दृढ़ कोशिकाएं या मैक्रोस्क्लेरिड या क्षण कोशिकाएं या मेलपीगी कोशिकाएं। तीसरा है ऑस्टियोस्क्लेरिड। चौथा है एस्ट्रोस्क्लेरिड। पांचवा है ट्राइकोस्क्लेरिड। ठीक है। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला है दृढ़ कोशिकाएं या ब्रेकी स्क्लेरिड या ग्रिड कोशिका। तीन नाम है इसके। तो ये कैसी होती है दृढ़ कोशिका? ये कोशिकाएं गोल आकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं। कोशिकाएं अस्थिल फलों की अंतःफल भित्ति में पाई जाती हैं। तो जो अस्थिल फल होते हैं ना उनकी अंतःफल भित्ति में ये देखने को मिलती हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, जो अंतःफल है उसकी भित्ति कठोर होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा है दृढ़ कोशिकाएं आम में, अखरोट, बादाम, नारियल में देखा होगा आपने, कड़क होती है इनकी अंतःफल भित्ति। फलों की अंतःफल भित्ति एंडोकार्प में पाई जाती है। आगे लिखा है नाशपाती के गूदे में बड़ी बड़ी व समूहों में उपस्थित दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण इनमें क्या होता है, करकराहटपन होता है। करकराहटपन होता है, देखा होगा दाने दाने से होते हैं नाशपाती में। देखा है कि नहीं देखा? नाशपाती का गूदा देखा हो तो वो इन्हीं इन्हीं कोशिकाओं के कारण होता है। ग्रीड कोशिका या ब्रेकी स्क्लेरिड या दृढ़ कोशिकाओं के कारण होता है। ठीक है। तो ये आकृति में कैसी होती है? गोल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ दृढ़ कोशिकाएं या मैक्रोस्क्लेरिड या क्षण कोशिकाएं। अभी ध्यान से देखना, इनके अपन डायग्राम भी देखेंगे, उनसे और क्लियर हो जाएगा। तो दीर्घ दृढ़ कोशिकाएं, तो दृढ़ कोशिका पहला हो गया। दूसरा है दीर्घ दृढ़ कोशिका, या इसको हम इंग्लिश में मैक्रोस्क्लेरिड या क्षण कोशिकाएं या मेलपीगी कोशिकाएं, इनके इसके चार नाम हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें लिखा है ये क्षण के आकार की होती है। क्षण नुमा कोशिकाएं हैं जो बीज आवरण में पाई जाती हैं। जो बीज का आवरण होता है उसमें देखने को मिलती हैं। खासतौर पे लेग्यूम पादपों के बीज आवरण में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने भी लेग्यूमिनेसी पादप होते हैं उनके बीज के आवरण में देखने को मिलती हैं ये। इन्हीं के कारण बीज आवरण अत्यधिक कठोर होते हैं, और इन्हीं के कारण बीजों में प्रसुप्ति पाई जाती है। डोरमेंसी भी इन्हीं के कारण होती है। ठीक है। तो इसके उदाहरण भी आपको याद रखना है।
फिर इसमें लिखा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक कठोर बीज आवरण किसके होते हैं, तो कमल जो होता है लोटस, उसका बीज आवरण जो है सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि लेग्यूम में किसका होता है, तो लेग्यूम पादपों में सर्वाधिक कठोर बीज आवरण राजमा का होता है, फ्रेंच बीन का। किसका होता है? फ्रेंच बीन। हम्म। आगे देखते हैं, तीसरी वाली है ऑस्टियोस्क्लेरीड। अभी इनके शेप अलग अलग होते हैं। ये खंबे के आकार की या अस्थि हड्डी होती है ना, अस्थि उसकी कुछ उसके आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हैकिया, ये प्लांट होता है हैकिया और ऑस्थमस, उसके पादप की पत्तियों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? हैकिया और ऑस्मेंथस। ऑस्मेंथस पादप, पादप की पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोस्क्लेरीड। ये स्टार, तारे के समान कोशिकाएं होती हैं, दिखाई देती हैं, जो प्लावी पत्तियों में पाई जाती हैं। तो प्लावी पत्तियां मतलब कि जो तैरती रहती हैं, जैसे कि उदाहरण लिखा है निम्फिया की पत्ती में पाई जाती हैं एस्ट्रोस्क्लेरीड। ठीक है, निम्फिया प्लांट होता है, उसकी पत्तियों। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइको स्क्लेरीड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? इन्हें आंतरिक रोम भी कहते हैं। ये कांटेदार द्विभुजीय कोशिकाएं हैं। दो भुजाएं होती हैं, कांटेदार होती हैं, जो कि प्लावी पत्तियों में पाई जाती हैं, जैसे कि उदाहरण विक्टोरिया, कमल आदि की पत्तियों में पाई जाती हैं। यहाँ तक ठीक है क्या? तो इनके नाम याद हो गए? थोड़े डिफिकल्ट नेम है। पहला है ब्रेकी स्क्लेरीड, दूसरा मैक्रो स्क्लेरीड, तीसरा ऑस्टियो स्क्लेरीड, चौथा एस्ट्रो स्क्लेरीड, पांचवा है ट्राइको स्क्लेरीड। ठीक है, अब इनके नीचे डायग्राम है, वो भी देख सकते हो आप एक एक करके। इनके डायग्राम आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये ब्रेकी स्क्लेरीड है, ये मैक्रो स्क्लेरीड है, ये ऑस्ट्रियो स्क्लेरीड, ये हड्डी जैसी होती है, अस्थि जैसी। एस्ट्रो स्क्लेरीड है, ये स्टार जैसी होती है, तारे नुमा दिख रही है ना। और ये ट्राइकोस्क्लेरीड, ये कांटेदार द्विभुजीय होती है, ये ट्राइकोस्क्लेरीड। तो फोटो में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है ना कैसे शेप होते हैं। ठीक है, तो ये पहली वाली ब्रेकी स्क्लेरीड, फिर दूसरी मैक्रो, तीसरी ऑस्ट्रियोस्क्लेरीड, चौथी एस्ट्रोस्क्लेरीड, और पांचवी है ट्राइकोस्क्लेरीड। कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है दृढ़ ऊतक तंतु। तो इसका भी फोटो आपको दिख रहा है साइड में। इसमें लिखा है, ये कोशिकाएं तंतु के समान होती हैं। ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी तथा इनके सिरे जो है नुकीले होते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, नीचे ये फोटो दिया है दृढ़ तंतु। इनके सिरे नुकीले होते हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती है, और लंबाई में ये सबसे लंबी कोशिकाएं कहलाती हैं दृढ़ तंतु। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके तो ये हमारा सरल ऊतक कंप्लीट हो गया और उसके उदाहरण भी कंप्लीट हो गए। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है सेकंड, जटिल जटिल ऊतक पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि स्थायी ऊतक का दूसरा प्रकार है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें लिखा है, इन ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए तो जटिल बोलते हैं। उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं थी, इसलिए उसको सरल बोल रहे थे। बस सब मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम। आपसे कोई पूछ ले जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार की कोशिकाएं हैं या किस प्रकार के ऊतक हैं, तो जटिल ऊतक हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और क्यों है जटिल ऊतक? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे जब उनकी संरचना पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जाइलम के बारे में लिखा है। जाइलम को हम हिंदी में दारू भी बोलते हैं।
अब ये वो वाला दारू नहीं है, दारू या जाइलम, ठीक है। इसमें लिखा है जाइलम पादपों में जल और खनिज पदार्थों के वितरण के अतिरिक्त यांत्रिक आधार भी पैदा करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जाइलम, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जाइलम का क्या काम है, जो नीचे से जो पानी होता है और खनिज लवण होते हैं उनको पूरे पौधे में ऊपर तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि अतिरिक्त यांत्रिक आधार, मतलब कि पौधे को मजबूती भी जो है प्रदान करने का काम करता है। उसके अलावा विकास के आधार पर जाइलम को प्राथमिक जाइलम एवं द्वितीयक जाइलम में विभाजित किया गया है। तो ये विकास, डेवलपमेंट के बेस पर जाइलम दो प्रकार के हैं, प्राइमरी जाइलम है और सेकेंडरी जाइलम है, ये भी हम देखेंगे। अब इसमें आगे लिखा है जो प्राथमिक जाइलम है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकैधा या प्रोकेम्बियम से होती है। किससे होती है? प्राकैधा या प्रोकेम्बियम से। हाँ, लेकिन जबकि जबकि द्वितीयक जाइलम की उत्पत्ति द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? द्वितीयक वृद्धि। और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्राथमिक जाइलम किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से। और द्वितीयक जाइलम किससे बनता है? द्वितीयक वृद्धि से। और द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कैम्बियम होता है। ये भी हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में। अब जाइलम के बारे में लिखा है, अब ये विभिन्न अनेक प्रकार की एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जटिल ऊतक है। तो उसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो उसमें पहला लिखा है, पहली कोशिका लिखी है जाइलम की, जिसको हम बोलते हैं वाहिका या ट्रेकिट्स, ट्रेकिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वाहिनिका, सॉरी, वाहिनिका या ट्रेकिट्स। इसमें लिखा है ये कैसी होती हैं? ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली, नलिकाकार तथा निर्जीव होती हैं, डेड होती हैं। कोशिका भित्ति सख्त होती है और लिग्निन युक्त होती है, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ फोटो में, तो डायग्राम से आपको अच्छे से हो जाएगा। तो पहला कौन सा हो गया? वाहिनिका या ट्रेकिड्स, इंग्लिश नेम भी याद रखना, वाहिनिका या ट्रेकिड्स। अब आगे तो पहली कौन सी हो गई? वाहिनिका या ट्रेकिड्स, कौन सी हो गई? वेरी गुड। दूसरी ज्यादा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरी है वाहिनिया। थोड़ा सा अंतर है, वाहिनिया या वाहिका। इसको इंग्लिश में बेसेल्स बोलते हैं, बेसेल्स। इसमें लिखा है कई कोशिकाएं मिलकर बेलनाकार या नलिकाकार रचना बनाती हैं जिसे वाहिका कहते हैं, ठीक है। और आगे लिखा है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट में बेसेल्स नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं या टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें बेसिल्स नहीं पाए जाते हैं। ये केवल एंजियोस्पर्म या आवृत बीजियों में ही देखने को मिलती हैं। तो बेसल्स किस में देखने को मिलेगी? केवल एंजियोस्पर्म पे, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी है काष्ठ मृदूतक या इंग्लिश में वुड पैरेन्काइमा। अब काष्ठ मतलब तो आप समझते हैं छाल होती है पौधे की। इसमें लिखा है कभी कभी ट्रेकिड्स व बेसल्स के साथ कुछ मृदूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि भोज्य पदार्थों को इकट्ठा कर लेती, संग्रह करती हैं। ये द्वितीयक जाइलम में अधिकता से देखने को मिलती हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलती हैं, वुड पैरेन्काइमा। और नेक्स्ट है और लास्ट है जाइलम तंतु या काष्ठ रेशे, या इंग्लिश में बोलते हैं वुड फाइबर, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? हाँ, इसमें लिखा है ये कोशिकाएं लंबी, पतली व दृढ़ ऊतक से बनी होती हैं। कोशिका भित्ति इनकी भी लिग्निन युक्त होती है। इनका मुख्य काम पौधों को मजबूती, दृढ़ता एवं सहारा देना होता है, ठीक है। तो फाइबर का मोस्टली यूज तो दृढ़ता, मजबूती देना है उसको, पौधे को। फिर इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट लिखे हैं, वो भी देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
जैसा कि लिखा है, जाइलम में कुछ वाहिनियां छोटी कम व्यास वाली एवं कुछ वाहिनियां बड़ी अधिक व्यास वाली होती हैं। मतलब कि कुछ वाहिनियां छोटी होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। और छोटी वाहिनियों को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, छोटी वाहिनियों को क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। व बड़ी वाहिनियों को हम बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। हाँ, ये आपको याद रखना है, छोटी को क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम, और बड़ी को क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। अब इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अब छोटी बड़ी कहाँ पर होती हैं, पाई जाती हैं, अंदर है कि बाहर है, उसके आधार पर इसको दो स्टेज में डिवाइड किया है। अब देखिए, अगर इसमें लिखा है पहला अभिकेंद्रीय अवस्था, या इंग्लिश में याद रखना एंडार्क स्टेज है। तो अभिकेंद्रीय अवस्था किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जब मेटाजाइलम परिधि की ओर हो और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो। ठीक है, ऐसी अवस्था को, जाइलम को हम अभिकेंद्रीय अवस्था कहते हैं। अगर ऐसी अवस्था पाई जा रही है तो उस जाइलम को हम अभिकेंद्रीय या एंडार्क अवस्था कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में आपको बड़ी कोशिकाएं बाहर की तरफ दिख रही हैं, ये देख पा रहे हैं, और छोटी अंदर की तरफ दिख रही हैं। जब अब बड़ी बाहर बाहर की तरफ है, इसका मतलब बड़ी, मतलब बड़ी किसको बोल रहे हैं हम, मेटाजाइलम। छोटी को प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम इसमें अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय अवस्था या एंडार्क स्टेज। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय अवस्था या एक्सार्क, अपकेंद्रीय अवस्था या एक्सार्क स्टेज। अब इस डायग्राम में आपको उल्टा दिख रहा है, इसमें प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर है। ऐसे जाइलम को हम अपकेंद्रीय अवस्था, ये समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, कि दोबारा से बताऊं अच्छे से, आ गया, वेरी गुड। तो ये हमारा बेटा जाइलम कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें हमको फ्लोएम को भी डिटेल में ऐसे ही देखना है। तो जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं, जटिल ऊतक। वेरी गुड। क्यों हैं जटिल ऊतक, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेरी गुड, शानदार। तो अब फ्लोएम को भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषवाह। क्या बोलते हैं, पोषवाह। अब फ्लोएम का काम क्या है, ये भी आपको पता है। इनका मुख्य कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोजन को या भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों तक ले जाना है। इस ऊतक को हम बास्ट भी कहते हैं। क्या एक और नाम क्या है फ्लोएम का, बास्ट। ठीक है, तो जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम या जड़ों तक पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। और विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर फ्लोएम को भी हमने दो भागों में बांटा है, प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम, जैसा कि हमने जाइलम में भी पढ़ा। अब यहाँ आपको याद रखना है, प्राथमिक फ्लोएम जो है वो प्राकेधा से, जबकि द्वितीयक फ्लोएम संवहन कैम्बियम से बनता है। ठीक है, ये तो हमने उसमें भी देखा था। पहला प्रोकैम्बियम से बन रहा था और दूसरा द्वितीयक वृद्धि। वेरी गुड, अच्छा आ रहा है समझ में आपको। इसमें भी चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें भी जाइलम की तरह चार प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन उनके नाम थोड़े से अलग हैं, वो भी देखना है अपने को। ठीक है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है चालनी कोशिकाएं या सीब सेल्स। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन जीएनटीएसटी में भी पूछा गया है, पीएटी में भी पूछा गया है, पिछले साल ही आया था शायद, पिछले पिछले साल यहीं से पूछा था, चालनी कोशिकाएं या सीब सेल से। तो इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसमें लिखा है, चालनी कोशिकाएं जीवित होती हैं और पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक परिपक्व चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये याद रखना है, केंद्रक नहीं होता है मैच्योर सीव ट्यूब में, सीव सेल में, अतः ये अकेंद्रीय जीवित कोशिकाएं हैं। और मैंने उधर सेल बायोलॉजी में भी पढ़ाया था आपको कि फ्लोएम की चालनी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, याद है? देख लेना खोल के, हाँ वहां पे पता चल जाए। आगे लिखा है एंजियोस्पर्म पादपों में चालनी कोशिकाएं सिरों द्वारा व्यवस्थित होकर चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब बनाती है। देखिए जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनमें चालनी कोशिकाएं सिरों के द्वारा व्यवस्थित होकर चालनी नलिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। तो सीव सेल मिलकर क्या बना लेती हैं? सीव ट्यूब बना लेती हैं। चालनी कोशिकाएं मिलकर चालनी नलिकाएं बना लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें लिखा है आगे, चालनी तत्व किसको बोलते हैं? तो चालनी तत्व, ये चालनी कोशिका प्लस चालनी नलिका, इन दोनों को मिलाकर हम चालनी तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व। ठीक है, आगे लिखा है दो चालनी कोशिकाओं के मध्य चालनी पट्ट या सीव प्लेट पाई जाती है। यह छिद्रित होती है, इन छिद्रों द्वारा होकर ही पदार्थ का परिवहन होता है। तो दो चालनी कोशिकाओं के बीच में एक पट्ट होता है या प्लेट होती है, जिसको हम चालनी पट्ट या सीव प्लेट बोलते हैं। ये छिद्र होते हैं इसमें छोटे छोटे, और छिद्रों के द्वारा ही पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है इसमें, पतझड़ के मौसम में इन छिद्रों की परिधि पर कैलस जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कैलस, है ना? और एक मोटी संरचना बन जाती है जिसे हम कैलस गद्दी या कैलस पेड़ कहते हैं। और बसंत ऋतु में यह कैलस घुल जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है जिम्नोस्पर्म व टेरिडोफाइट्स में चालनी कोशिकाएं चालनी नलिकाएं नहीं बनाती हैं। ये एब्सेक्शनल है एवं अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। ठीक है, ये चालनी कोशिकाएं चालनी नलिका नहीं बनाती हैं, और टेरिडोफाइट्स में भी नहीं बनाती, अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, चालनी कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, पी प्रोटीन। क्या बोलते हैं इस प्रोटीन को? पी प्रोटीन पाया जाता है। यह भोजन के संवहन से संबंधित होता है तथा क्षतिग्रस्त चालनी कोशिकाओं की रिपेयरिंग या मरम्मत करता है। तो पी प्रोटीन क्या करता है? क्षतिग्रस्त चालनी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और भोजन के संवहन में भी हेल्प करता है। अब देखिए, फ्लोएम की पहली कोशिका हो गई, इसके बाद दूसरी कोशिका है सखी कोशिकाएं या सह कोशिकाएं। अंग्रेजी याद रखना, कंपेनियन सेल। अभी इसको देख लेते हैं, सखी कोशिका। सखा मतलब, सखी मतलब वही मित्र वाली है ये पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं हैं, चालनी नलिका के साथ लंबवत दिशा में फैली पाई जाती हैं। अभी और डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी आगे हम देख रहे हैं। आगे लिखा है फैक्ट, एंजियोस्पर्मी पादपों में प्रत्येक चालनी कोशिका से एक सह कोशिका संबंध रखती है या संबंधित होती है। तो हेल्प करती है सखी कोशिकाएं। ठीक है, चालनी कोशिका की हेल्प करती है। चालनी कोशिका एक एवं सह कोशिका की उत्पत्ति साथ साथ होती है। दोनों एक ही मदर सेल या मातृ कोशिका से बनती हैं, अतः इन्हें बहन कोशिकाएं या सिस्टर सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर सेल्स, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। ठीक है, तो ये हमारे फ्लोएम की दो कोशिकाएं कंप्लीट हो गई। तीसरी हम देख लेते हैं। तीसरी है फ्लोएम मृदुतक। कौन सी है?
फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इसे बास्ट मृदुतक भी कहते हैं। तो फ्लोएम को तो वैसे ही बास्ट बोलते हैं, तो फ्लोएम मृदुतक को बास्ट मृदुतक भी बोल सकते हैं। ये पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं हैं। अब आप ये भी याद रखना कौन सी जीवित है कौन सी मृत है, ये भी पूछ लेता है। इनमें विभिन्न संचित पदार्थ पाए जाते हैं। आगे लिखा है एक बीजपत्री पादपों में फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो एक बीजपत्री जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता। और इसका मुख्य काम क्या होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा का? भोजन का अरीय संवहन या संचयन करना। अब ये अरीय संवहन क्या होता है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा। और एक और एब्सेक्शनल लिखा है फ्लोएम पेरेन्काइमा रेनन कुलेसी में अनुपस्थित होता है, जबकि जो कि एक द्विबीजपत्री कुल है। तो अपवाद है, ये एक्सेप्शनल केस है। रेनन कुलेसी फैमिली होती है, उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसकी अगली कोशिका है फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट कोशिका है फ्लोएम की फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर। तो इसमें लिखा है फ्लोएम में पाए जाने वाले तंतुओं को लिब्रिफॉर्म तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लिब्रिफॉर्म तंतु। ये तंतु चालनी तत्वों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अभी चालनी तत्व बताया था मैंने किस किस से मिलकर बना था। वेरी गुड, वेरी गुड। इन तंतुओं का मुख्य कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है तथा इनसे इनसे ही रस्सियां वगैरह, मोटे वस्त्र, चटाइयां आदि बनाई जाती हैं फ्लोएम तंतु से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? अगर समझ में आ रहा हो तो और आगे देख लें। यही है। चलिए चलिए, ये भी बहुत हो गया बेटा, वैसे भी ये तुमको समझ में नहीं आ रहा, और क्या ज्यादा हो गया। चलिए आगे। आगे ये डायग्राम देख लो थोड़ा सा फ्लोएम का, तो और चीज क्लियर हो जाएंगी। बस आप आज इतना ही पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसा रहता है फ्लोएम का डायग्राम। ये आपको देख पा रहे होंगे, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये सखी कोशिकाएं हैं। ये जो साइड में दिख रही, देख पा रहे हैं आप? ये दिख रही हैं ये। हाँ। और ये जो सीप ट्यूब है, ये इसके अंदर ये सीप प्लेट है चालनी पट्टी का। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है, आप देख पा रहे हो। फ्लोएम पेरेन्काइमा है। और ये इसको बोल रहा है चालनी नली का तत्व बोल रहे हैं। और ये साइटोप्लाज्म मतलब जीव कोशिका द्रव्य है। और ये जो आपको दिख रही है लाइन, ये सीप पोर या चालनी छिद्र हैं, छोटे छोटे। ठीक है। तो तना नहीं होता, तना तना के अंदर का ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। ठीक है। तो ये चलिए हमारा ये खत्म भी हो गया वैसे भी। जटिल ऊतक, हमारे जटिल ऊतक में हमको जाइलम और फ्लोएम ही पढ़ना था। बाकी कल हम नेक्स्ट जो टिश्यू है विशिष्ट ऊतक, स्पेशलिस्ट टिश्यू, इसको डिस्कस करेंगे और बाकी की जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, डाल देंगे।